एटम को ड्रॉ किस तरह से किया जाता है बेसिकली, अगर आपके पास सोडियम है, जैसे एन है, ये लिखा होगा, ये इस तरह से करके लिखा होता है, तो यहाँ पे 23 और 11 क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इसको अगर आप पढ़ो तो जो सोडियम है यहाँ पर जो 11 लिखा है, जो नीचे लिखा होता है नंबर, इसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये होता है एटॉमिक नंबर, ठीक। और एटॉमिक नंबर में हम क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है एटॉमिक नंबर ना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने। उसके बाद यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ ये होता है, इसको हम शो करते हैं कैपिटल A से, और ये होता है मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। मास नंबर किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, एक इन दोनों में डिफरेंस है, ये जो 11 है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, प्रोटॉन्स भी 11 है, यहाँ मैंने प्लस डाला है, मतलब कि ये जो 23 है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिर्फ नहीं है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन सिर्फ नहीं है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर, ठीक है, कलेक्टिवली यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, सो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलाकर लिखे हुए हैं। अब इसको देखकर तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास जो है Z जो है सोडियम में Z यानी कि एटॉमिक नंबर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, ठीक है। दूसरा है A यानी कि मास नंबर, तो सोडियम का मास नंबर कितना है, 23। किसी भी एटम के जो है एटम को ड्रॉ करने के लिए हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में बता रहा है ना, तो एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 11 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नहीं बता रहा, प्रोटॉन्स का भी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, ये जो 23 है ये सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो नहीं है, प्रोटॉन्स भी है, तो इसको किस तरह से करेंगे, A माइनस Z, यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो तो जो आंसर आएगा वो आपके पास न्यूट्रॉन होगा। मास नंबर कितना है आपके पास, 23, सोडियम का मास नंबर है 23 माइनस Z, यानी कि एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है, 11, 23 माइनस 11 कितने हो जाएंगे, 12, ठीक। तो किसी भी एटम के को ड्रॉ करने के लिए ये तीन चीजें पता होना जरूरी है। अब सोडियम के बारे में पता चल गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉन, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स 11 है, प्रोटॉन्स 11 है और न्यूट्रॉन्स 12 है, क्लियर। अब हम इसका सोडियम का एटम किस तरह से बनता है वो ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर में पहले तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है, तो प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, ठीक। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, शेल्स में होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पहले शेल को हम कहते हैं K शेल। सेकेंड शेल जो है, अच्छा इसको करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, इसमें पहला शेल जो होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इस शेल को कहा जाता है K शेल। सेकेंड शेल जो है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इसको कहा जाता है L शेल, ये L शेल है। थर्ड शेल M शेल होता है, इसमें मैक्सिमम, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, M शेल है ये, और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद N शेल और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये N शेल है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप चाहो इस तरह से करके भी कर सकते हो, मैंने सिंपली इस तरह से कर दिया। अच्छा, अब हमारा सोडियम के जो है इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो फर्स्ट शेल में K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में कितने आ जाएंगे, 8, मैक्सिमम 8 होते हैं और यहाँ पर हमने 8 पुट किए, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, 10, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब मैं इसी शेल में एक और लगा सकती हूँ, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि सेकंड शेल में L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। अब जो थर्ड शेल हम बनाएंगे, ये कौन सा शेल है, N शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग, कितने 1 आ सकते हैं, मैक्सिमम 8, लेकिन क्योंकि इसके पास रिमेनिंग एक ही बचा है तो हमने एक लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गया सोडियम का एटम आ गया, ठीक। फिर इसी तरह से अगर हम एक और कर लें, कार्बन, ठीक है, इसमें आता है यहाँ पर 6 और यहाँ पे 12, तो कार्बन का ये 6 क्या होगा, एटॉमिक नंबर है, Z है, ये मास नंबर है, A है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कार्बन के पास जो Z कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6, A यानी कि मास नंबर कितना है, 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे देख के पता चल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके, 6 है, प्रोटॉन्स 6 और न्यूट्रॉन A माइनस Z
तो ए कितना है 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब इसका अगर हम एटम ड्रॉ करें, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ सकते हैं। प्रोटॉन, कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं 6, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर शेल में आएंगे। फर्स्ट शेल में कैपेबल कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो हमने फर्स्ट शेल में लगा दिए 2, टोटल है कितने इसके पास 6। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास रिमेनिंग है कितने 4। तो मैं यहाँ सेकंड शेल में 8 लगाऊंगी या 4, क्योंकि 4 इसके पास बचे तो हम 4 लगा देंगे, ठीक 4 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। तो ये हमारे पास हो गया कार्बन का, ठीक है। फिर हमने एक और पढ़ा था कि ये तो बहुत इजी से है, एक और था हाइड्रोजन का, ठीक है, जो कि सबसे आसान है, लेकिन फिर भी उसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर देते पता नहीं क्यों। हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं है कि सबके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो या न्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लाजमी हो, इस तरह से जरूरी नहीं है, जैसे हाइड्रोजन है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z कितना है 1, मास नंबर यानी कि A कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पर A है 1, Z है 1, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 1, प्रोटॉन कितने हुए 1, न्यूट्रॉन कितने हुए A माइनस Z, A माइनस Z, तो मतलब 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 0। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, प्रोटॉन 1 है, आपकी मर्जी न्यूट्रॉन क्योंकि है ही नहीं तो आप सिर्फ प्रोटॉन लिख दो, या फिर अगर आपको लिखना है तो न्यूट्रॉन डाल के 0 भी कर सकते हो, मर्जी आप दोनों यूं करके लिख लो या फिर आप इसको लिखो ही नहीं, दोनों सही है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर शेल में होते हैं और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है तो एक शेल बनेगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसी तरह से आप जितने भी आप इस तरह से जो है एटम बना सकते हो ड्रॉ करके किसी का भी। अब आपने बनाने पीरियोडिक टेबल से देखकर सबके, जो अब समझ नहीं आएगा वो मुझे बता देना, फिर वो मैं करवाऊंगी अब, ठीक है। तो मैंने सबसे आसान से स्टार्ट किया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर हुआ? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटम। तो हमने पढ़ लिया कि एटम क्या है, अब पढ़ेंगे एटम और आयन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये तो एटम समझ आ गया, हमने ड्रॉ भी कर लिया। अब एटम और आयन में मेजोरिटी में स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम करते हो, हालांकि हमने पहले पढ़ भी लिया ये, लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करें उसमें प्रॉब्लम ना हो। अब हमने पढ़ना है कि एटम और आयन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि एटम क्या है ये तो हम पढ़ चुके हैं, आयन क्या होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, एटम वर्सेस आयन दोनों की जंग है। अच्छा, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी मैटर का, हमने पढ़ा है। तो इस एटम होता क्या, एटम जो है न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। अब एक सवाल आता है कि इस पर चार्ज होता क्यों नहीं है। कोई चार्ज नहीं होने का मतलब ये होता है कि इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होता है, अभी हमने करके भी देखा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बताता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो भी होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे। तो एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक, इसी वजह से ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रल होने का मतलब, अगर हम इससे इस तरह से करें कि सोडियम हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स कितने सोडियम के 11 थे, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स था, तो प्रोटॉन भी 11 थे, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 थे, ठीक है, प्रोटॉन्स भी 11 थे, इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूट्रल होता क्यों है, अब इसको देख रहे हैं, प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। अगर मैथ्स में ये इस तरह करके लिखा हो तो इसका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि ये प्लस माइनस कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, ठीक। तो यही रीजन है कि एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं और ये आपस में इसी तरह से 0 हो जाएंगे। अगर हम बात करें आयन की, एटम तो न्यूट्रल है, आयन पर चार्जेस होते हैं, ठीक है, आयन पर चार्जेस होते हैं, और एटम जो है ना वो आयन बन सकता है। कब बनता है एटम आयन, बताया भी था मैंने, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, यानी कि एटम जब किसी को इलेक्ट्रॉन दे या ले तो वो आयन बन जाता है, ठीक है, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम आयन कब बनता है, जब लूज करता है इलेक्ट्रॉन या गेन करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे या ले कुछ भी करे तो वो एटम से आयन बन जाएगा। क्यों आयन बन जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सेम तो नहीं है कि 0 आंसर आए। अच्छा, ये दो सूरतों में, इसमें 2 तरह के चार्जेस होते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, या इलेक्ट्रॉन गेन करता है किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है।
जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। जब किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, कैटाइन। पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन भी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये नेगेटिव आयन बनता है। और नेगेटिव आयन को हम एनाइन कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव आयन को हम एनाइन कहते हैं। अब देखो एटम क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि आयंस पर चार्जेस होते हैं। एटम पर चार्ज क्यों नहीं होते, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं और फिर वो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएंगे। आयन पर चार्जेस क्यों होते हैं, क्योंकि जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है या गेन करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, तो आयन बनता है। ठीक है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं रहेंगे, राइट। अब आयन की अगर हम बात करें तो आयन में दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक होता है जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो पॉजिटिव आयन बन जाता है, कि इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो नेगेटिव आयन बन जाता है। पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन भी कहते हैं, नेगेटिव आयन को हम एनाइन भी कहते हैं। क्लियर। अब हमने क्या करना है, कैटाइन और एनाइन की एक एग्जांपल करनी है। कैटाइन की अगर बात करें कि सोडियम है, ठीक है, इसके हमने भी यहाँ पर ड्रॉ भी किया हुआ है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इसके ये जो है सोडियम का एटम है। अगर हम सोडियम के आयन की बात करें, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि सोडियम का एटम है, इसके पास यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, ठीक है। अब इसको अपना, ये अभी खुश नहीं है, ठीक है, ये स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। या तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक। तो अब इसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये क्या करेगा, आसान वाला काम करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो अगर हम ये एटम था, ठीक है, जिसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने बच गए, 10 बच गए। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक और शेल बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। तो अब ये क्या बन गया, आयन बन गया। क्यों, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन इसके पास कितने, 11 है, तो प्लस 11 हुए। इलेक्ट्रॉन्स कितने, पहले 11 थे, अब 10 हो गए, तो माइनस 10 हो गए, प्लस माइनस माइनस 11 में से 10 माइनस किए, 1 बचे, ठीक है। बड़े नंबर का साइन आता है, बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, Na पे +1 आ गया। और ये पहले एटम था, अब ये आयन बन गया, ठीक है। चार्ज अगर नहीं होगा तो वो एटम है, ठीक है, और चार्ज आ जाए कोई सा भी, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो आयन बन जाएगा। तो ये तो एग्जांपल हो गए हमारे पास कैटाइन की ना, पॉजिटिव आयन की। अब हम एक एग्जांपल करते हैं एनायन की, नेगेटिव की भी। ठीक है, अब देखिए जैसे क्लोरीन है ना, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो प्रोटॉन को छोड़ दो, अभी प्रोटॉन की जरूरत नहीं, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। तो अगर हम क्लोरीन का जो बनाए एटम ड्रॉ करें, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन जो कि कितने हैं, 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो भी 17 होंगे। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में कितने रिमेनिंग है, 7 रिमेनिंग है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लास्ट इसमें 7 आ गए। अब इसके पास देखो कितने, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अभी क्या है, एटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब ये भी अभी खुश नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। अब इसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब ये क्या करेगा, बजाय इससे कि 7 इलेक्ट्रॉन दे, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, ठीक है। अब इसने किसी से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब लेने के बाद कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर हम इसका करें क्लोरीन का एटम, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं इनके पास, 17 है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, गेन किया, तो क्या हो गया 18 हो गए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये स्टेबल हो गया, ठीक है, तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन देखो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 17, तो प्लस 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18, माइनस का होता है ना, तो माइनस 18, प्लस माइनस माइनस, 18 में माइनस किए 1 बचा। साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से 18, तो -1 आएगा। तो क्लोरीन जो यहाँ पर एटम था, यहाँ पर -1 आके इस पे चार्ज आ गया और ये आयन बन गया। क्लियर हुआ? एटम और आयन में फर्क, जब ये देगा या लेगा, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख लिए, ये हमारे पास है और ये सोडियम और क्लोरीन दोनों को हमने देखा, ठीक है, चाहे वो कैटाइन हो चाहे वो एनाइन हो, मेथड वही रहेगा। क्लियर हुआ? अब कोई कंफ्यूजन ना कि इस पर जितने भी ये जो चार्ज आएगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 आएगा, ठीक है, दिया तो +1, लिया तो -1, जरूरी नहीं कि 1 ही हो। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो +2 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन ये दे और या लेगा उतना चार्ज इस पर होगा, ठीक है, देगा तो प्लस चार्ज, लेगा तो माइनस का चार्ज।